सोचो जरा, एक बिलियनियर तुम्हारे सारे पैसे खा जाए और डकार भी ना निकाले, ऐसे में तुम क्या करोगे? खैर, तुम कुछ करो या ना करो, पर ये लोग ऐसे बिलियनियर को सबक सिखाने उसी के घर में डाका डाल देते हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने शायद अपने पिता के जेब से पैसे भी ना चुराए हो। कहानी की शुरुआत होती है एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को दिखाते हुए, जिसका नाम है द टावर, जहाँ के रेसिडेंट है करोड़पति और बिलियनियर्स। जॉस बिल्डिंग की मैनेजर है। हर एक एम्प्लॉय और रेसिडेंट उसकी इज्जत करता है क्योंकि वो हर एक काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है। जॉस का सबसे खास रिश्ता है इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर रहने वाले आर्थर शॉ से, जो एक ऑल स्टेट बिलियनियर है, जो दिखने में सोफिस्टिकेटेड लेकिन अंदर से एक बहुत ही घटिया इंसान है। पर अंदर की बातें किसको पता चलती है? जॉस उस पर पूरा भरोसा करता है। टावर के इंचार्ज साइमन उससे कहता है कि फिट्जयू अपार्टमेंट छोड़ने से मना कर रहा है। जॉस उसे समझाने जाता है, लेकिन फिट्जयू कहता है कि उसके सारे एसेट्स डूब चुके हैं, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। हालांकि उसे खुद भी पता है कि कल ही अपार्टमेंट पूरी तरीके से बैंक का होने वाला है, उस पर बहुत कर्जा है। जॉस उसकी हालत को देखते हुए उससे कहता है कि वो कल एलिवेटर मेंटेनेंस की बहाना बना लेगा ताकि बैंक वालों को दूसरे दिन आना पड़े। अगले दिन वो कुछ अजीब नोटिस करता है। एक ब्लैक सेडन 2 दिनों से टावर के सामने खड़ा हुआ है। इसमें से कुछ सूट बूट पहने लोग निकलते हैं जिनके पास बंदूक है। जॉस को लगता है कि शायद ये लोग डकैती करने वाले हैं, इसीलिए वो डोरमैन लेस्टर को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वो टावर की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चेक करना शुरू करता है। इसमें वो देखता है कि वो लोग टावर की पीछे की तरफ गए हैं और अपने साथ आर्थर को ले जा रहे हैं। उसे लगता है कि शायद यह किडनैपिंग है। जॉस अपनी जी जान लगाकर उस गाड़ी की पीछा करना शुरू करता है, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी पलट जाती है और तभी उसे FBI चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो आर्थर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जॉस के पूछने पर FBI एजेंट डेनहम उसे बताती है कि आर्थर एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है जो आज शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। इस बात से जॉस बिल्कुल हैरान हो जाता है। यही खबर वो अपने स्टाफ को दे रहा होता है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से। सब कहते हैं कि आर्थर पकड़ा गया है तो इससे हमारा क्या लेना देना। तब जॉस उन्हें बताता है कि उनके जो पेंशन के पैसे थे वो उसने खुद आर्थर को इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, लेकिन आर्थर पकड़ा गया है तो इनके सारे पैसे डूब सकते हैं क्योंकि उसके सारे एसेट्स सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है। और खबर यह भी है कि उसके सेविंग अकाउंट में सिर्फ $600 है। आर्थर पे एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि उसने पॉन्जी स्कीम के जरिए लोगों की पैसे लूटे हैं, और अगर ये सब बात सच है तो 100% उनके सारे पैसे जा चुके हैं। सब कहीं ना कहीं मन ही मन जॉस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहे थे। जॉस को भी बहुत ही शर्मिंदगी होती है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर वह इनकी भरपाई कैसे कर सकता है। इधर आर्थर की $10 मिलियन की बेल एक्सेप्ट की जाती है। कंडीशन ये है कि वो अपने अपार्टमेंट छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, उसे FBI एजेंट्स की निगरानी में ही रहना पड़ेगा। उसके अपार्टमेंट में डेनहम की नज़र उसकी फरारी पे जाती है जो बहुत ही शानदार है। वो पूछती है कि आखिर ये गाड़ी यहाँ पर पहुंचा कैसे। जवाब में आर्थर कहता है कि इसकी हर एक हिस्सा यहीं पर असेंबल किया गया है। खैर, यहाँ से जाते जाते वो आर्थर को धमकी दे जाती है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके $10 मिलियन की बेल भी उसे नहीं बचा सकती। आर्थर जॉस से एक फेवर मांगता है, कहता है कि वो चाहता है कि उसकी फूड डिलीवरी वो खुद करे। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी कॉफी में थूक दे। इस काम के लिए वो जॉस को टिप देने की कोशिश करता है, लेकिन जॉस मना कर देता है क्योंकि ये टावर के नियम के खिलाफ है, यहाँ पर टिप नहीं ली जाती। इसी रात हम लेस्टर को देखते हैं जो बहुत ही उदास है। इस घटना का उस पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। वो चलती ट्रेन के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करता है। रात के लगभग 2 बजे जॉस को कॉल आता है। बताया जाता है कि लेस्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जॉस तुरंत अस्पताल आता है। लेस्टर से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा करने की कोशिश क्यों की। जवाब में लेस्टर कहता है कि उसके सिर्फ पेंशन के पैसे ही नहीं बल्कि अपनी जमा की गई लगभग $73,000 उसने खुद आर्थर को दिए थे, सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो अच्छी खासी जिंदगी बिता सके। लेकिन आर्थर की धोखाधड़ी की वजह से उसने अपने सारे पैसे खो दिए। अब जब किसी की जिंदगी पर बात आ चुकी है तो जॉस अपने आप को रोक नहीं पाता। वो अगले दिन ही सुबह पहुंच जाता है आर्थर के पास। वो आर्थर को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाता है, वो अलग बात है, बल्कि गुस्से में कहता है कि अगर उसने स्टब्स के पैसे नहीं लौटाए तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा।
लेकिन आर्थर कहता है कि वो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि इन्वेस्ट किए गए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। लेकिन जॉस उसकी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि डेनहम ने उसे बताया था कि आर्थर 100% गिल्टी है। उसने लगभग $2 बिलियन की घोटाला की है और उन्हें पैसे वापस मिलने की कोई चांस नहीं है। गुस्से में पागल जॉस आर्थर को सबक सिखाने के लिए उसकी बहुत ही कीमती फरारी के सामने खड़ा हो जाता है और उसके सामने ही उसकी फरारी की शीशे तोड़ना शुरू करता है। आर्थर उसे धमकी देता है कि इसकी कीमत उसे चुकानी होगी, लेकिन जॉस को फिलहाल उसकी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टावर के इंचार्ज साइमन को इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आर्थर ने उनके खिलाफ हैरेसमेंट की केस की है। वो इन तीनों को काम से निकाल देता है। हालांकि जॉस के साथ गए उसका बहनोई चार्ली और एलिवेटर ऑपरेटर एंड्रिक की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस उसके साथ गए थे। उसी रात गमगीन जॉस बार में डेनहम के इंतजार कर रहा होता है। जॉस उसे आर्थर की पिछले 10 सालों की ट्रैवल डिटेल्स देता है ताकि केस सॉल्व करने में आसानी हो और उन्हें अपने पेंशन के पैसे जितना जल्दी हो सके मिल जाए। पर डेनहम कहती है कि ये सब उनके पास पहले से ही है। डेनहम कहती है कि जल्द ही आर्थर के जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सारे बेच दिए जाएंगे, फिर सारे के सारे पैसे जाएंगे बैंक के पास और उनके पेंशन के पैसे तो बस उनके सामने एक छोटी मोटी अमाउंट है। उनके सामने शायद ये पैसे छोटे मोटे अमाउंट होंगे, लेकिन इन लोगों के लिए वो पैसे इनकी पूरी जिंदगी की कमाई जैसी है। जॉस बिल्कुल उदास हो जाता है। वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन डेनहम उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जॉस शराबी नहीं है लेकिन डेनहम इतनी पीती है कि उसकी होश आवाज में बहुत बदलाव आता है। बातों ही बातों में वो जॉस से कहती है कि आर्थर के पास शायद इमरजेंसी के लिए $20 मिलियन हो सकते हैं और डेनहम उसे एक सुझाव देती है। वो जॉस से कहती है कि उसे वो पैसे चुरा लेने चाहिए, पर डेनहम नशे में है लेकिन जॉस इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेता है। अगले दिन वो फिट्जू, एनरिक और चार्ली को अपनी खुराफाती आइडिया के बारे में बताता है। कहता है कि वो आर्थर के अपार्टमेंट से $20 मिलियन की चोरी करने वाले हैं। सब इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आर्थर के पास इतने पैसे होंगे भी या नहीं। तब जॉस उन्हें बताता है कि कुछ महीने पहले आर्थर ने अपने अपार्टमेंट की मरम्मत करवाई थी। उसने लगभग सारे चीजों की मरम्मत करवाई थी, लेकिन बस एक दीवार को छोड़कर। जॉस को पूरा यकीन है कि उसके वो सारे के सारे पैसे उसी दीवार के अंदर जो सेफ है उसी के अंदर है। सब तैयार है, लेकिन जैसा कि हमने बताया था ये लोग बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं जिन्होंने शायद अपने पिता के जेब से पैसे भी नहीं चुराए होंगे। इसीलिए जॉस अपनी बचपन की दोस्त स्लाइड, जिससे वो शायद ही कभी बात करता होगा, उसे जेल से निकाल लेता है। वो बस एक छोटा मोटा अपराधी है जो अपनी छोटे मोटे कारनामों की वजह से आए दिन जेल आता जाता रहता है। वो पहले तो जॉस की मदद करने से साफ इनकार करता है, पर जब सुनता है कि $20 मिलियन की चोरी होने वाली है तो वो इन्हें सीधा लेकर जाता है एक मॉल में और यहाँ इन नौसिखियों को कुछ सिखाने के लिए वो इन्हें इसी मॉल से कुछ चुरा कर लाने के लिए कहता है जिसकी कीमत $50 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले वो इनकी वॉलेट यहीं पर छोड़कर जाने के लिए कहता है। सब बड़ी मेहनत से कुछ ना कुछ चुरा कर लाते हैं और जब वो स्लाइड को उसकी स्किल्स दिखाने के लिए कहते हैं तो वो उन्हें कहता है कि कभी भी अपना वॉलेट किसी चोर के पास छोड़कर मत जाओ। ऐसे ही दिन रात वो बस चोरी की प्लान करते रहते हैं। उन्हें डर भी लग रहा होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। जॉस कहता है कि किसी को भी उनके प्लान की भनक भी नहीं होगी और तभी उसके घर के बाहर ऑफिसर डेनहम आती है। सबकी फटके 4 से 64 हो जाती है, पर डेनहम यहाँ पर कुछ और काम से आई है। वो जॉस को बताती है कि आर्थर उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहता है क्योंकि उसने उसके फेरारी की जो हालत की है उससे वो जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कंप्लेन हटा भी लेगा अगर जॉस उससे माफी मांग ले। मजबूरी में जॉस को उससे माफी मांगना पड़ता है। इधर एक और सीरियस प्रॉब्लम आती है। स्लाइड कहता है कि वो इस तरह के सेफ जो आर्थर के पास है वो खोलना नहीं जानता। इसके लिए कोई खास सेफ क्रैकर की जरूरत है। इस काम के लिए वो उसी टावर पे काम करने वाली ओडेसा को ले आते हैं। दरअसल ओडेसा के पिता एक लॉक स्मिथ थे। वो ऐसे सेफ खोलना अपने पिता से सीखी है। वो इनके मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर उसे भी अपने पेंशन के पैसे चाहिए। अगले दिन वो सभी टावर पे नजर रख रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि चार्ली टावर की तरफ जा रहा है। आखिर वो टावर की तरफ क्यों जा रहा है? यही बात कुछ देर बाद जॉस उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसे साइमन ने बुलाया था। उसे अपनी नौकरी दोबारा मिल चुकी है, लेकिन इस बार उसे टावर के मैनेजर बना दिया गया है और अब वो इस चोरी चकारी के प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो जॉस को धमकी भी देता है कि अगर उसने चोरी करने की कोशिश की तो वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। लो, प्लान बनने से पहले ही वो खत्म होने के कगार पे है।
लेकिन जॉस अपना प्लान अबॉर्ट नहीं करना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। कई जिंदगियों की सवाल है। इधर आर्थर डेनहम को बुलाता है, कहता है कि वो जॉस के खिलाफ FIR करना चाहता है। डेनहम कहती है वो तो आपसे पहले ही माफी मांग चुका है, लेकिन आर्थर का कहना होता है कि उसने उसके फेरारी की जो हालत की है इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। आर्थर के वकील बताता है कि थैंक्सगिविंग डे के दौरान कोर्ट में हियरिंग है ताकि मीडिया की ध्यान उसकी तरफ ना जाए। ये पूरी खबर डेनहम जॉस को देती है और जॉस और उसकी बाकी टीम उसी दिन यानी थैंक्सगिविंग डे के दौरान ही चोरी करने का फैसला करते हैं। उसी दिन जब सभी त्योहार मनाने में बिजी होते हैं, ये लोग अपने प्लान को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्लान के मुताबिक एंड्रिक जॉस की बहन की फोन चुरा लेता है और फिर उसे जॉस को सौंप देता है, लेकिन फिर भी प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक से नहीं हो रहा होता। आर्थर के निकलते ही स्लाइड टावर की तरफ जाता है, जबकि उसे इनके साथ होना चाहिए था। जॉस समझ जाता है कि वो पैसों के पीछे है। दरअसल वो पहले ही ओडेसा के जरिए सेफ खोलना सीख चुका है और अब वो अकेले ही सारे के सारे पैसे हड़पना चाहता है। इसके लिए वो पहले एक बैंक कर्मचारी के तौर पर साइमन से मिलता है और फिर फिट्जजीव के अपार्टमेंट देखना चाहता है। साइमन उसे दिखाने ले जाता है, लेकिन स्लाइड उसे एक दरवाजे के पीछे बंद कर देता है। फिर वो यहाँ से चल देता है आर्थर के अपार्टमेंट की तरफ। दूसरी तरफ जॉश अपने प्लान के मुताबिक ही चलना चाहता है। इसके लिए वो पहले अपनी बहन के फोन से चार्ली को मैसेज करता है कि वो अस्पताल में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। चार्ली ये मैसेज देखते ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर टावर के अंदर ओडेसा, जिसकी बर्थडे नहीं है, उसकी बर्थडे मनाने लगती है, सबको इकट्ठा कर लेती है। हालांकि वो इंसान इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आज उसके जन्मदिन नहीं है, पर वो उसकी भाषा नहीं समझते क्योंकि वो चीनी है। अब इनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। वो सीधा घुस आते हैं टावर के अंदर। सिक्योरिटी वाले भी उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि वो पहले ही उन्हें ठड़कियों वाले कामों में उलझा दिया है। वो सीधा आर्थर के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि ऊपर की तरफ उसी अपार्टमेंट पे पहरा दे रहा FBI ऑफिसर को ओडेसा बर्थडे केक खिलाने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें नींद की दवाइयाँ मिलाई गई है, पर वो खाने से मना कर देता है। तब ओडेसा उस पर अपना टेबल ही ठोक देती है, फिर उससे माफी भी मांगती है। इधर स्लाइड लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा था, लेकिन जॉस ने लिफ्ट बंद कर दिया था, इसीलिए अब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है और उससे पहले ही जॉस और उसकी टीम अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। वो दीवार तोड़कर सेफ निकाल लेते हैं, पर उसे खोलने से पहले ही स्लाइड उन पर बंदूक तान देता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर सेफ उसके हवाले नहीं किया गया तो वो उनकी खोपड़ी खोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाने वाला। पर तभी पीछे से ओडेसा उसकी खोपड़ी खोलने की बात करती है। तब स्लाइड की खोपड़ी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। अब तक चार्ली टावर पर वापस आ चुका है। वो समझ चुका है कि ये जॉस की चाल थी उसे भगाने की। इधर ऑफिसर डेनहम जब आर्थर को लेकर कोर्ट पहुंचती है तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि आज तो कोर्ट बंद है, ना ही आज उसकी हियरिंग है और ना ही आज कोर्ट का काम चालू है। डेनहम समझ जाती है कि ये जॉस की चाल थी उन्हें वहां से भगाने की, ताकि वो चोरी कर सके। उसने तो बस नशे में चोरी करने की बात कही थी, वो सीरियस थोड़ी थी। वो बिना समय गवाए टावर की तरफ चल देते हैं। इधर ओडेसा जब सेफ खोलती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सेफ के अंदर एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती, इससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन चोरी के इल्जाम में वो जरूर फंसेंगे। फिट्जजीव के पास स्लाइड की बंदूक है, जिसे वो छीनने की कोशिश करने लगता है। इससे गोली चल जाती है जो सीधा टकराती है सामने खड़ी आर्थर की फरारी से। इससे गाड़ी की छोटा सा पेंट हट जाता है जो बिल्कुल सोने जैसा है, इसीलिए जॉस गाड़ी की पेंट हटाने लगता है। पता चलता है कि पूरी की पूरी गाड़ी ही सोने की बनी है। फिट्जजीव गाड़ी की कीमत अनुमान लगाता है कि शायद $45 मिलियन की होगी, यानी वो जितने पैसे चुराने आए थे इसकी कीमत उससे डबल है। जॉस खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। कितने लोगों की उम्मीदें हैं, वो इस गाड़ी को ही चुराने का फैसला करता है, पर ये बच्चों का खेल थोड़ी है। इतनी ऊंची जगह से गाड़ी को ले जाना नामुमकिन है। वैसे भी आर्थर रास्ते में है, वो पहुंचता ही होगा। जल्दी जल्दी में ये लोग टावर के ऊपर जो विंडो वॉशिंग प्लेटफॉर्म है उसे इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ी को इसमें लटका देते हैं और बाहर जो FBI एजेंट बेहोश पड़ा हुआ था अब वो अंदर आने की कोशिश करने लगता है। तब जॉस और स्लाइड रस्सी से लटकता हुआ गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जबकि ऊपर की तरफ एंड्रिक प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रहा होता है। वो गाड़ी को फिट्जजीव के अपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं जो आर्थर के अपार्टमेंट से 6 मंजिल नीचे है। फिट्जजीव अपने अपार्टमेंट पर गाड़ी पहुंचने के इंतजार कर रहा है। अब बारी आती है उसे अंदर खींचने की, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता। ऐसा करते हुए वो गाड़ी से लटक जाता है। जॉस उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस तक पहुंचना उसके बस का नहीं है और अब फिट्जजीव के हाथ छूटने वाला है।
लेकिन ऐन वक्त पर चार्ली उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी को अंदर खींच लेते हैं। फिर वो गाड़ी को नीचे ले जाने की फैसला करते हैं, पर गाड़ी एलिवेटर में फिट नहीं होगी। चार्ली कहता है कि इसे फिट होने की जरूरत भी नहीं है। देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं। वो एलिवेटर के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ जॉस गाड़ी की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे आर्थर की लेजर डायरी मिलती है, जिसमें उसके सारे काले करतूत की एक लिस्ट बनी हुई है, जो आर्थर की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इससे वो संभाल के रखता है। अब क्योंकि गाड़ी एलिवेटर पे फिट नहीं होगी, इसीलिए वो गाड़ी को एलिवेटर के ऊपर रख देते हैं। फिर एलिवेटर के ऊपर रहकर ही वो नीचे जाना शुरू करते हैं। अब तक डेनहम आर्थर के साथ वापस आ चुकी होती है और वो इसी लिफ्ट के जरिए ऊपर जाना शुरू करते हैं, जिससे इन्हें दोबारा ऊपर जाना पड़ता है। आर्थर जब अपने अपार्टमेंट पर देखता है कि उसके फेरारी नहीं है, इससे वो बिल्कुल वाखला जाता है। डेनहम उसे इस सेफ के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए थी, चाहे वो खाली क्यों ना हो। लेकिन आर्थर ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था, इसीलिए डेनहम उसकी $10 मिलियन की बिल को खारिज करना चाहती है। लेकिन आर्थर कहता है कि उसे $10 मिलियन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी फेरारी उसे वापस नहीं मिली तो वो किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। डेनहम इसी काम में लग जाती है। कुछ ही देर बाद लेस्टर एक ट्रक लेकर निकलता है, जिससे डेनहम को लगता है कि फेरारी उसी के अंदर है, जिसे वो यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे FBI एजेंट्स उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन आखिरकार जब वो गाड़ी रोक कर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेस्टर कहता है कि वो तो बस एक बूढ़ा इंसान है जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। इधर सारे टीम मेंबर्स अलग अलग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस इल्जाम में कि उन्होंने फेरारी को फरार किया है। फिर जब सभी को एक साथ ले जा रहे होते हैं, तब आर्थर जॉस को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी फेरारी नहीं लौटाई तो इसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तब जॉस कहता है कि उसके पास लेजर डायरी है और अब आर्थर के गर्म दिमाग ठंडा हो जाता है। वो लेजर डायरी के बदले उन्हें फेरारी की 10 गुना ज्यादा पैसे देने की वादा करता है, लेकिन वो सभी उसकी ये ऑफर ठुकरा देते हैं, ये कहकर कि हम टावर पे टिप नहीं लेते। जब सभी से पूछताछ की जा रही होती है, तब जॉस की तरफ से एक वकील आती है जो टावर पे काम करती थी और 3 दिन पहले ही उसने लॉ एग्जाम पास की है। वो जॉस की तरफ से पुलिस वालों को एक ऑफर देती है, कहती है लेजर के बदले जॉस और उसके सारे साथियों की रिहाई। लेकिन पुलिस चीफ कहते हैं उन्होंने फेरारी की चोरी की है। लेजर के बदले वो जॉस के सारे साथियों को तो छोड़ देंगे, लेकिन जॉस को 2 साल की सजा काटनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है, जॉस को 2 साल की सजा हो जाती है, जबकि आर्थर को उम्र कैद, क्योंकि अब पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ उसके काले करतूतों की सबूत है। उसी दिन रात जॉस के बाकी साथी आर्थर के पूल के पास खड़े होते हैं और इसी के अंदर $45 मिलियन की फेरारी होती है। कुछ ही दिनों के अंदर गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स उन लोगों में बांट दिया जाता है जिनके पेंशन के पैसे आर्थर हजम कर चुका था। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।